जय हिंद। आज का टॉपिक रहेगा हमारा शिक्षा से संबंधित जो भी शिक्षा और मनोविज्ञान वाला टॉपिक है जो महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले एक जाने माने शख्स महात्मा गांधी जी की एक परिभाषा याद कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम को लेकर, जितने भी शिक्षण संबंधित एग्ज़ाम है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से। ये महात्मा गांधी जी का कथन। यानी बात करें हम सुपर टैट, जो आपका 30 नंबर शिक्षण से संबंधित तत्वों का है, जिसमें बाल विज्ञान के साथ साथ शिक्षण और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक हैं वो हम कुछ आने वाली वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, ताकि हम इन 30 नंबर पर कब्जा कर सकें। तो 30 नंबर हमको पक्के करने हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और बहुत अच्छे से हम डीप समझ के चलेंगे चीज़ों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं एजुकेशन से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहले एजुकेशन की हम 3 अर्थ पढ़ेंगे, संस्कृत भाषा में, लैटिन भाषा में और आंग्ल भाषा में। आंग्ल भाषा में एजुकेशन, और एजुकेशन को लैटिन भाषा में हम एजुकेटम कहते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो है ई प्लस ड्यूको, यानी अंदर से आगे बढ़ना। अंदर का मतलब है आंतरिक जो भी चीज़ें हैं बच्चे की, और उन शक्तियों से बाहर की ओर उन चीज़ों को विकसित करना ही शिक्षा कहलाती है। संस्कृत में देखें तो संस्कृत भाषा में धातु प्रत्यय 2 सीखने या सिखाने की क्रिया ही क्या हो जाता है, शिक्षा हो जाता है। ये कंप्लीट हो गया शिक्षा का टॉपिक। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्या, ये परिभाषाएं, क्योंकि ये परिभाषाएं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शंकराचार्य जी, जगत गुरु। इसमें साविधा या विमुक्ति है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, महत्वपूर्ण हो गया। और ये बात विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में, मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। हर्बर्ट स्पेंसर का भी है, अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना। ये कम्प्लीटली शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं, और शिक्षा की और भी परिभाषाएं हैं, वो भी तुम्हें ध्यान में रखनी है सारी, जो भी आगे आएंगे भी कुछ। और बाकी तो आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा देखना ही होगा, क्योंकि परिभाषा ही ऐसी हैं जो बच्चों से थोड़ा उनसे चूक जाते हैं। चलिए, अब शिक्षा का एक समाजशास्त्रीय अर्थ है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, द्विध्रुवीय और त्रिध्रुवीय। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं तो बात करते हैं सबसे पहले द्विध्रुवीय। तो द्विध्रुवीय में एडम्स और जॉन डीवी, इनके अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी 2 चीज़ हो गए। द्वि यानी 2 ध्रुव, एक हो गया शिक्षक, दूसरा हो गया शिक्षार्थी। और साथ में त्रिध्रुवीय में पाठ्यचर्या बढ़ जाती है, और ये किन के द्वारा है, रायबर्न। ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिध्रुवीय और द्विध्रुवीय। ठीक है, चलिए इससे आगे और भी कुछ हैं जो जिस टाइप से एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। शिक्षा सामाजिक मनोवैज्ञानिक, यानी एक सामाजिक समाजशास्त्रीय अर्थ है शिक्षा का मनोविज्ञान में। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक एक क्या है जो इनके बीच का है, जॉन डीवी वाला द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है उन्होंने। 2 ध्रुव होते हैं, उनको दर्शाने का इन्होंने रूप बताया है। चलिए, इसके बाद एक ये वाला थोड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा। इसमें शिक्षा का वर्णित किया गया है, सीखने और सिखाने की परिस्थितियाँ, शिक्षक शिक्षार्थी, या शिक्षण लक्ष्य या मूल्यांकन प्रविधियाँ। ठीक है, ये हो गया जो 3 अंगों में विभाजित किया था त्रिध्रुवीय टाइप से। तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए, अब यहाँ पे शिक्षा का अर्थ आपने देखा होगा संकुचित और व्यापक भी होता है। तो एक यहाँ पे मनोवैज्ञानिक को याद कर लीजिए, मैकेंजी। इन्होंने परिभाषा व्यापक पे ज़्यादा जोर दिया है। टी रेमंड का भी नाम है व्यापक में। तो व्यापक अर्थ में पहले देखिएगा मैकेंजी ने क्या कहा है कि व्यापक दृष्टि से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है, या जीवन के प्रत्येक अनुभव द्वारा इसका विकास होना ही शिक्षा है। मैकेंजी के द्वारा बहुत ईजी है, जीवन पर्यंत चलने वाला ही शिक्षा होती है। और संकुचित, संकुचित मतलब एक स्कूल एजुकेशन, यानी किसी निश्चित समय में, एक टाइम ऑफ पीरियड, किसी निश्चित जगह यानी स्कूल में एक ढंग से सुनियोजित ढंग से चलने वाली जो सामाजिक प्रक्रिया है वो क्या है, शिक्षा है।
सिंपल सी दो भाषाएं परिभाषाएं, संकुचित और व्यापक करते हैं। आप इनको यहाँ से याद कर लीजिएगा, बहुत इजी हैं। और एक ये थोड़ा मैंने भी अलग से बता दिया, शिक्षक मानव व्यवहार का परिमार्जन या परिशोधन, ये याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं शिक्षा के कार्य की। देखो, शिक्षा के कार्य बहुत हैं, अलग अलग जगत में इसका अलग रोल है। राष्ट्रीय जीवन, मानवीय जीवन, सामाजिक जीवन, है ना। और शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है। जॉन डीवी का एक यहाँ पे कथन है, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुँचाना है। देखो, असहाय प्राणी हो, मानव जीवन हो, राष्ट्रीय जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, सब में शिक्षा का एक रोल है अपना, बहुत ही ज़्यादा। चलिए, यहाँ पर परिभाषाएं आ जाती हैं फिर से वही, इनको मैंने बताया था कि शिक्षा के बारे में परिभाषाएं जॉन डीवी, मैकएवर पेज, नेहरू जी, ओटावे, राधाकृष्णन और बिलमार्ट, ये 6 भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले नेहरू जी की। इन्होंने राष्ट्रीय एकता का विकास करना ही शिक्षा को माना है। जो भी राष्ट्रीयता की भावना, आदर्श व श्रेष्ठ नागरिक, सामाजिक गुण या सामाजिक कुशलता, अनुकूलन, सामाजिक भावना का विकास, ये सब शिक्षा के अंतर्गत है। बट परिभाषाएं तो अपनी परिभाषाएं जैसी ही याद करनी है, वरना गलत हो जाएंगी। ओटावे, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। राधा कृष्णन जी की बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का मानवीय होना आवश्यक, आत्मानुशासन तथा हृदय की पवित्रता पर भी बल दिया जाना चाहिए। ये परिभाषाएं आपको सारी की सारी देखनी है और यहाँ से आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है शिक्षा। शिक्षा में लगभग इससे ज़्यादा ना ही कुछ पूछे, बट यही आपको अच्छे से याद करना है, पूछ लेता है। लेकिन शिक्षा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब इसके अंतर्गत मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, इसका सिर्फ अर्थ क्या याद करना है आपको, यूनानी भाषा में इसको दो, साइकी लोगस। साइकी लोगस मतलब आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है, मन का विज्ञान। आंग्ल भाषा में साइकोलॉजी। देखो, यहाँ से महत्वपूर्ण है, प्रश्न भी बहुत आते हैं। मनोविज्ञान को 4 अवस्थाओं में बांटा है। चारों की चारों अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको सारी की सारी अवस्थाएं देखनी है, इनके समर्थक, कब ये स्टार्ट हुआ और क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या रहा। तो रीज़न नहीं पूछेगा, लेकिन समर्थक और अवस्था पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए प्रथम अवस्था को बोला गया आत्मा का अध्ययन। इसमें क्या था कि 16वीं शताब्दी में इसको प्रचलित किया, लेकिन इसकी जो परिभाषाएं थी वो अस्वीकार कर दी गई। अस्वीकार करने के पीछे बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन इनके समर्थक भी देखो, समर्थक भी ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जाने माने, जैसे प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, डेकार्ट हो गए, और इसको प्राचीन अवस्था नाम भी दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें जो समर्थक थे वो प्लेटो, अरस्तु थे, लेकिन कुल मिलाकर आत्मा का अध्ययन की परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया था। चलिए, अब आगे इसका सेकंड अवस्था, द्वितीय अवस्था देख लीजिएगा, मन का विज्ञान, मन के विज्ञान के रूप में। इसको मध्य अवस्था का नाम दिया गया, मध्य अवस्था। मध्य अवस्था देखते हैं, मध्य अवस्था में क्या था, जो इसकी सेकंड अवस्था थी, सबसे पहले 17वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ, लेकिन इसमें अस्पष्ट होने का जो इसका कारण था वो ये था, अमान्य होने का, मन की प्रकृति के स्वरूप अस्पष्ट होने से। और इसके एक समर्थक हैं जो ही फेमस है, पाम्पोनाजी। ठीक है, द्वितीय अवस्था, थर्ड ऑफ, चेतना के विज्ञान के रूप में। चेतना के विज्ञान के रूप में एक पुस्तक लिखी थी, मनोविज्ञान के सिद्धांत, विलियम जेम्स ने 1890 में। ठीक है, इन्होंने इसको वर्णित कर दिया, लगभग चेतना पे इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था। इसके प्रकारों के प्रभावों को गंभीर मतभेद जो करने वाले थे एकमात्र के साथ साथ जो मुख्यतः थे मैकडुगल, इन्होंने यहाँ तक कि चेतना को बुरा शब्द भी कह दिया था, बैड वर्ड, चेतना को, मैकडुगल ने। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका वो रहा। और इसके समर्थक देखो कौन कौन रहे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समर्थक थे इसके वाइस जेम्स हुली, लेकिन सबसे मेन हो जाते हैं विलियम वुंड, और इनके शिष्य थे टिचनर, एडवर्ड बेडफोर्ड टिचनर, पूरा नाम, विलियम वुंड के शिष्य थे। ठीक है, विलियम वुंड के शिष्य। और इस चीज़ को थर्ड अवस्था को नाम दिया गया आधुनिक।
बात करें फोर्थ, व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार के अध्ययन में जो परिभाषित किया था वो जेबी वॉटसन ने इसको परिभाषित किया और 20वीं शताब्दी में स्वीकार किया। सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने स्वीकार किया। इनकी बुक थी वो मनोविज्ञान की रूपरेखा 1905 की, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह से समझने में सहायता प्रदान करना है। किसी प्राणी को कंट्रोल एंड देन अंडरस्टैंड ही क्या है, मनोविज्ञान। किस चीज़ का, व्यवहार का, यानी एक तरह व्यवहार का अध्ययन। इसके समर्थक भी मेन है जो वुडवर्थ, वॉटसन, स्किनर, पावलोव। सबकी एक अपनी विशेषता है, लेकिन इन सबकी विशेषता हम आगे वर्णित करेंगे। फिलहाल इसमें जो लिखा है, जो इस चैप्टर के लिए इनफ है, वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी तो स्किनर, पावलोव अपने आप में एक चैप्टर है। तो स्किनर व्यवहार में अनुभव का विज्ञान, वॉटसन, पावलोव और वुडवर्थ 4 अवस्थाओं में इन्होंने व्यवहार को उत्तम अवस्था कहा था। पूछ लेगा व्यवहार को उत्तम अवस्था कहने वाले कौन थे, तो नीचे आपको जब ऑप्शन मिलेंगे तो आप वुडवर्थ पे क्लिक कर देना, टिक कर देना। इसमें कुछ परिभाषाएं थी, बट क्रो एंड क्रो की परिभाषाएं मुझे थोड़ा अच्छी लगी, इसके लिए मैंने लिखा मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। बिल्कुल, मानव व्यवहार और मानव संबंध, व्यवहार या विज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान। चलो अब बात करते हैं कुछ भारतीय मनोविज्ञान के बारे में। अब तक हमने पढ़े बहुत अलग देशों के लेकिन अब पढ़ेंगे भारतीयों के बारे में। यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। चलिए सबसे पहले बात करें 1905। 1905 में सर भुजेंद्र नाथ सेल, इन्होंने क्या करा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया और प्रयोगशाला भी तैयार की, लेकिन कारणवश वो लोकप्रिय नहीं हुआ। उसके बाद 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान स्थापना, जो मनोविज्ञान विभाग हुआ उसकी स्थापना की गई 1916 में। इसके विभागाध्यक्ष से पूछ लेता है प्रोफेसर NN सेनगुप्ता। बात करें 1922, तो 1922 में प्रोफेसर गिरीश शेखर बोस, ये गिरीश शेखर बोस यहाँ पे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मनोविज्ञान में PhD की उपाधि लेने वाले एकमात्र प्रथम व्यक्ति थे। 1924 में एक चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है, इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन, और इसके एक साल बाद एक जर्नल का प्रकाशन किया गया 1925 में, इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी। इसके उपरांत 1938 में आ जाइएगा। 1938 में क्या हुआ, कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक मनोविज्ञान विभाग में प्रयुक्त मनोविज्ञान को प्रारंभ किया, मतलब कि उसमें एक विभाग को प्रारंभ किया और उसके अध्यक्ष बने थे प्रोफेसर MB गोपालास्वामी। अब इसका जो पीछे का मेन रीजन था वो क्या था, इसमें मतलब क्या करा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में एक प्रयुक्त मनोविज्ञान को प्रारंभ किया। प्रयुक्त मनोविज्ञान, ये पूरा है, ये प्रयुक्त मनोविज्ञान, कोमा लगाना है, ये प्रारंभ किया और इसके अध्यक्ष से गोपाल स्वामी, जो ऑलरेडी मैसूर विश्वविद्यालय के भी थे। चलो ये इतना कुछ खास नहीं, बट ये ज़्यादा खास है। 1940 में 2 टाइप के मनोविज्ञान विभाग हुए, प्रयोगात्मक और प्रयुक्त। ठीक है, इसमें क्या था कि एक सेकेंड ये हट गया। इसमें था प्रयोगात्मक में स्नातकोत्तर और मनोवैज्ञानिक था शोध और सेवा संस्थान में। चलिए ये हो गया यहाँ तक आपका कंप्लीट मनोविज्ञान भारतीयों के लिए, जो था भारतीयों ने जो सहयोग किया था। अब हम मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय पढ़ेंगे, लगभग 5-6 हैं, जिसमें व्यवहारवाद वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संरचनावाद। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से हमें याद करना है। इसके प्रमुख विवर्तक थे विलियम वुंड, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक। 1879 में लिप्जिंग में एक विश्व में प्रथम मनोविज्ञानशाला इन्होंने ही खोली थी। लेकिन यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है अनौपचारिक और औपचारिक स्थापना। अनौपचारिक स्थापना की बात करें तो विलियम वुंड के द्वारा, वही 1879,
लेकिन बात करें औपचारिक की, तो औपचारिक ईबी टिचनर के द्वारा की गई थी 1898 में। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में संरचनावाद के पूछ लेगा, संरचनावाद को और किस नाम से जाना जाता है, तो आत्मनिरीक्षण और अस्तित्ववाद दोनों महत्वपूर्ण हैं। पूछ लेगा इनके प्रमुख परिवर्तक कौन कौन थे, तो एडवर्ड, बेडफोर्ड और टिचनर। सहयोगी बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये सब हुआ दर्शन शास्त्र से अलग होने की प्रक्रिया में। ये जो संप्रदाय थे ये अलग हो गए, जिसमें ये महत्वपूर्ण था। अब बात करें टिचनर की, तो टिचनर ये थे जिन्होंने चेतना और मन में अंतर किया। चेतना और मन में टिचनर के द्वारा ही अंतर किया गया। अब टिचनर के लिए भी थोड़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी हटके होती हैं, बट टिचनर इज टिचनर, ठीक है। तो चलिए, बहुत टिचनर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डीपली। अभी थोड़ा सिर्फ मैंने बोला था ना, जितना इसके लिए ज़रूरी है उतना ही पढ़ना है। एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो ये ना कि लिमिटेड रिसोर्सेज, और पता ही होगा कि कम चीज़ें ज़्यादा रिवीजन, ठीक है। तो चलिए, प्रकार्यवाद मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है, वो 1-1.5 पेज में से लगभग। प्रकार्यवाद, ठीक है, औपचारिक ढंग से 1890 में विलियम जेम्स के द्वारा स्थापना, बुक इनकी मनोविज्ञान के सिद्धांत, और इसको कार्यवाद नाम भी कहा गया है। याद रखिएगा, प्रकार्यवाद को कार्यवाद भी। जेम्स का मानना था कि संरचनावाद मन के संबंध में कुछ नहीं बता सकता। इसके अनुसार चेतना मनोविज्ञान की विषय वस्तु तो आवश्यक ही थी। जॉन डीवी इसके समर्थक थे। जॉन डीवी अमेरिकन दार्शनिक थे, और साथ में समर्थक और थे एंजल कैटल, थांडाइट और वुडवर्थ। इन्होंने क्या, जो प्रकार्यवाद की देन है वो है प्रश्नावली, अनुसूची और मानसिक परीक्षण, ये भी महत्वपूर्ण है, और चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता। प्रकार्यवाद, चले हाँ इतना देखते हैं, इसको ये देख लेंगे हम। प्रकार्यवाद है ना, चलो प्रकार्यवाद के बारे में देख लेते हैं। वही मतलब ये कार्यात्मक उपयोगिता प्रकार्यवाद हुआ या कार्यवाद हुआ, तो इसके 2 भागों में बट गए। शिकागो, कोलंबिया। कोलंबिया में 2 ही रह गए, वुडवर्थ, थांडाइट, बाकी शिकागो वाला हो गए, जॉन डीवी, जेम्स, है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम व्यवहारवाद में। इसकी मुख्य विधि है प्रयोग, निरीक्षण, व्यवहारवाद की। स्थापना 1913 में वॉटसन ने कहाँ पे की थी, जॉन हॉपिंग्स विश्वविद्यालय में। वही हैं ये वॉटसन और दीपक अनुक्रिया वाले, 20वीं सदी के पहले दशक में। इन्होंने बताया मनोवैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है। इनकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकती है, चेतना नहीं। व्यवहारवाद जीवन विज्ञान की विधियों एवं रूसी जो पावलव थे, रूस, उनके अध्ययन में उनके परिणाम वगैरह से प्रेरित था। चलिए, अब बात करते हैं समग्रवाद। मैं बहुत छोटा चीज़ें बता रहा हूँ, बट सारी महत्वपूर्ण है। समग्रवाद, गैस्टाल्टवाद, इनकी मुख्य विधि यही थी, अंतर्दर्शन, निरीक्षण और प्रयोग, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण। गैस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसको हिंदी में व्यवस्थित समग्र, और इसकी स्थापना मैक्स वर्थिमर 1912, कोहलर कोफा और कुटलेविन, ये सब इसके सह संस्थापक, मतलब कोफा और कोहलर। इन्होंने बताया कि किसी वस्तु को उसमें सम्मिलित तत्वों का समूह, कोई वस्तु है उसमें जो तत्व सम्मिलित हैं, मैं एक बार टिक कर देता हूँ, और उन्हें समूह के रूप में न देखकर उसको एक समग्र रूप में देखना ही गैस्टाल्टवाद है। समझ गए कि समस्त जो तत्व हैं उनके समूह को रूप में न देखकर एक समग्र रूप में देखना, ये सीखने के उद्देश्य से तथा अभिप्रेरणा पर अधिक जोर देते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण, अभिप्रेरण, शिक्षा उद्देश्य पर जोर देना ही क्या है, गैस्टाल्टवाद है। अब आए सिगमंड फ्राइड, हमारे बहुत मेन थे। मनोविश्लेषणवाद, अचेतन मानसिक क्रियाओं, इनकी मुख्य विधि निरीक्षण थी। एल्फ्रेड एडलर और कार्ल जुंग सहयोगी थे। कार्ल जुंग जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस रहते हैं अपने आप में, मानवतावादी समर्थक। इनके मोस्लो, रोजर्स, आल्पोर्ट होकर संज्ञानात्मक हो गए, स्टालमैन, जिन पियाजे। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इन्होंने किस चीज़ पर ध्यान दिया, वो हम आपको आगे उस चीज़ का वर्णन करेंगे अलग में। सिर्फ हमें ये थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना था, इस वजह से ये इतना है। बाकी ये परिभाषाएँ 5
महत्वपूर्ण है, इनको एक बार ध्यान दीजिएगा। फ्रोबेल की, एडम्स की, कमेनियस, डीवी, टीपी नन की महत्वपूर्ण है कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। देखो परिभाषाएं आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ये तो रटनी पड़ती हैं। जैसे हमने भी रटी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। दूसरी तरह ये भी करनी है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू एडम्स का हो गया। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, स्वामी विवेकानंद, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो इसके जैसी और भी वीडियोज़ हैं जो ऑलरेडी चैनल पे हैं, और ये वीडियो लगभग 11 महीने बाद आई है कारणवश। लेकिन अब आगे मैं उम्मीद यही है कि सब कुछ ठीक रहा तो आगे भी सारी वीडियोज़ आती रहेंगी। स्टार्ट हमने कर दिया है, देखो किसी चीज़ का स्टार्ट करना ही सबसे कठिन होता है। ये देखो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो ये चीज़ें आपके सम्मुख लेके आऊँ। और मेनली जो आने वाला एग्ज़ाम है सुपर टेट और टेट, सी टेट, सब में ही महत्वपूर्ण है। तो वो सभी एग्ज़ाम के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा है सभी के लिए। तो चलिए मिलते हैं। हाँ, मिलने जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह के आए हैं। लगभग 2013 के सी टेट में क्वेश्चन आया था, भारतीय मनोविज्ञान प्रयोगशाला कौन, मतलब कहाँ पे, यूपी में। तो ये याद कर लीजिएगा, इलाहाबाद, शायद ये लिखना भूल गया मैं, इलाहाबाद। और क्वेश्चन ये भी बहुत बार आया कि भारतीय मनोविज्ञान जो प्रयोगशाला थी, हाँ सॉरी, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुड वाली 79 में। तो ये भी सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से लगभग अब तक लगभग 18% इस टॉपिक से आ चुके हैं, मैंने देखा था, पढ़े हुए हैं। वो प्रश्न भी कभी ना कभी मैं आपके सम्मुख लेके आऊँगा। फ़िलहाल आपको डीपली चीज़ों को पढ़ना है, प्रैक्टिस वगैरह तो आप करते रहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि मैं जितना हो सके आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा सिखा दूँ, तो डीपली। तो गाइज़ थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।